हेलो एवरीवन, वेलकम टू इम्पैक्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल। होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना काम जो है प्रॉपर कर रहे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की और कैपेसिटेंस की जो मिक्स्ड क्लास हमारी चल रही है। तो इसके अंदर जो है आज हमारी ये जो सेकंड लास्ट क्लास रहेगी आपकी, एंड विद इन 2 क्लासेस हम इस चैप्टर को बाइंड अप कर देंगे। ठीक है, तो फटाफट से सभी बच्चे यहाँ पे कनेक्ट हो जाएं, देन हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को। ठीक है, कनेक्ट हो जाएं सभी फटाफट से, देन वी विल स्टार्ट आवर क्लास। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है आपके पास। 32 जो है क्वेश्चन हम यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं, एंड द क्वेश्चन नंबर 33 वेलकम से यार। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द मीन इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए चार्ज्ड कैपेसिटर इज। हमें बताना है यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी, जहाँ पे क्यू क्या है आपका चार्ज है कैपेसिटर के ऊपर, ए क्या है एरिया ऑफ द कैपेसिटर प्लेट। ठीक है, ए है एरिया आपका प्लेट्स का और क्यू क्या है चार्ज ऑन द प्लेट। एंड यहाँ पे एक चीज और आपको दिखाई दे रही हो कि दैट इज एप्सिलॉन नॉट, दैट इज योर इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। इसको क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। एंड ये क्या सिग्निफाई करता है अपने को कि उस जो अपने पास मीडियम है उसके अंदर से चार्ज किस तरीके से फ्लो करता है, कितना इजीली निकलता है, कितना हार्डली वहाँ से पास होता है। तो ये जो है चीज़ें बताई जाती हैं किसके द्वारा? दैट इज इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी के। ठीक है जी, तो यहाँ पे अपने पास क्या है, 2 प्लेट्स हैं इस तरीके से, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। तो यहाँ पे चार्ज कैसा होगा? इस पे पॉजिटिव, और इस प्लेट पे देखेंगे तो कैसा होगा? यहाँ पे नेगेटिव। ठीक है, ये है मेरे पास Q, सॉरी डिस्टेंस है यहाँ पे D, और इनके ऊपर चार्ज कितना है? प्लस Q, एंड दैट इज योर माइनस Q। ए इज द एरिया ऑफ द प्लेट। देन हमें यहाँ पे निकालनी है एनर्जी डेंसिटी। इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी की। एनर्जी डेंसिटी, तो जो एनर्जी डेंसिटी है इसका फॉर्मूला आप लोग यहाँ पे पढ़ते हो थ्योरी में, दैट इज हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला? हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, वेयर ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, यू इज द एनर्जी डेंसिटी। ठीक है जी, तो यहाँ पे ई की अगर बात करते हैं, ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ई आपका क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। ई दैट इज इक्वल टू फॉर पैरेलल प्लेट, अगर इन दोनों के बीच में देखें, हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं गोज लॉ। ठीक है, तो 2 इनफाइनाइट शीट के बीच में अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो वहाँ पे हम गोज लॉ अप्लाई करके वो चीज़ निकालते हैं। एक पे जो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दूसरे पे कितना आएगा? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और इन बिटवीन अगर देखेंगे आप तो यहाँ पे क्या मिलेगा? दोनों के बीच में सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या मिलेगा? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, वे सिग्मा, सिग्मा क्या है जी आपका? अगर हम बात करते हैं सिग्मा की, तो ये क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू क्यू चार्ज पर यूनिट एरिया। ये क्या होता है? चार्ज पर यूनिट एरिया। जब हम ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बना? इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा E इज इक्वल टू क्यू बाई ए एप्सिलॉन। क्या आ जाएगा? क्यू बाई ए एप्सिलॉन, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड की ये वैल्यू जो है यहाँ पे पुट करो, इस वाली इक्वेशन में पुट करो, तो एनर्जी डेंसिटी क्या बनेगी आपकी? हाफ ऑफ एप्सिलॉन नोट ई स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? क्यू स्क्वायर बाई में ए स्क्वायर एप्सिलॉन नोट, राइट। यही बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा आपका? एप्सिलॉन से एक एप्सिलॉन नोट कैंसिल, दैट इज क्यू स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नोट ए स्क्वायर, 2 एप्सिलॉन नोट ए स्क्वायर। दिस इज योर इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी क्यू स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नोट ए स्क्वायर। इन टर्म्स ऑफ अगर ये क्यू और ए की टर्म्स में पूछता है तो ये आएगी, अदरवाइज हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में पूछता है तो हाफ ऑफ एप्सिलॉन नोट ई स्क्वायर आएगी। ठीक है जी, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट दिखाई दे रहा है? दैट इज योर ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ए आपका क्या रहेगा यहाँ पे? करेक्ट ऑप्शन रहेगा, राइट। ए ऑप्शन आपका क्या रहेगा यहाँ पे? करेक्ट रहेगा। ठीक है जी, बात क्लियर है सभी को? ओके, नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 34। क्या कह रहा है? ए चार्ज ऑफ 40 माइक्रो कुलाम, क्या आएगा यहाँ पे? कुलाम, माइक्रो कुलाम इज गिवन टू ए कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू 10 माइक्रोफैरड। द एनर्जी स्टोर्ड इन अर्ग इज, एनर्जी स्टोर अर्ग में कितनी होगी वो हमें बताना है। देखो यहाँ से सबसे पहले जो पैरामीटर्स गिवन है, Q अपने पास गिवन है 40 माइक्रोफैरड, 40 माइक्रोफैरड,
एंड दैट इज इक्वल टू 40 इंटू 10⁻⁻⁶ फैरड। फैरड क्यों लिख रहे हैं भाई इसको, दिस इज इन कूलाम, क्या आएगा ये कूलाम में, माइक्रो कूलाम, और ये भी कितना आ जाएगा इतने, ठीक है, क्योंकि चार्ज है, चार्ज की SI यूनिट क्या होती है आपकी पास, कूलाम होती है। ठीक है जी, दूसरा यहाँ पे क्या गिवन है, कैपेसिटेंस C, दिस इज इक्वल टू 10 माइक्रो फैरड एंड वी कैन से 10 इंटू 10⁻⁻⁶ फैरड, दोनों लिख लिए हमने। अभी हमें बताना क्या है, यहाँ पे एनर्जी स्टोर बतानी है कितनी होगी, यूनिट को हम बाद में देखेंगे। अर्ग क्या है आपके पास यहाँ पे, अर्ग क्या है, व्हाट इज अर्ग, किसकी यूनिट होती है अर्ग की, अगर हम बात करते हैं तो अर्ग इज द सीजीएस यूनिट, किसकी, एनर्जी की। ठीक है, तो एनर्जी ही बेसिकली यहाँ पे बतानी है, तो सबसे पहले हम SI में निकाल लेते हैं, उसके बाद उसको अर्ग में चेंज कर देंगे। SI यूनिट जो है एनर्जी की क्या होती है, जूल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास रिलेशन बताओ कि जूल में और अर्ग में क्या रिलेशन होता है, बट हाउ दे आर रिलेटेड, SI यूनिट ऑफ एनर्जी एंड CGS यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, तब तक हम यहाँ पे एनर्जी निकालते हैं। तो एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी स्टोर इसमें कैपेसिटर के अंदर बात करें तो U इज इक्वल टू हाफ ऑफ CV², क्या रहता है, हाफ ऑफ CV², जो कि हम जनरली पढ़ते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें क्या क्या गिवन है, चार्ज गिवन है और कैपेसिटेंस गिवन है, वोल्टेज तो गिवन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक रिलेशन होता है, Q इज इक्वल टू होता है आपका CV के, Q क्या होता है, CV, C इज द कैपेसिटेंस, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस एंड Q इज द चार्ज। तो यहाँ से V की वैल्यू हमें रिप्लेस करनी, तो V की वैल्यू निकालो यहाँ से Q/C, क्या आ जाएगी, Q/C। सो पुट द वैल्यू हेयर C/2 इंटू V की जगह पे रखेंगे Q/C होल स्क्वायर। ठीक है, यही होगा। तो एनर्जी क्या बनी मेरे पास, ये बनी C² डिवाइडेड बाई 2C², एक C से एक C कैंसिल आउट, हमारे पास एनर्जी आ गई Q² डिवाइडेड बाई 2C। बस यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, अब तो वैल्यू पुट करनी है डायरेक्टली। पुट करके बताओ, पुट करके बताना यहाँ पे क्या आएगी आपकी, जो एनर्जी है वो कितनी आ रही है, एनर्जी कितनी आ रही है आपकी, यस बताइए भी, एनर्जी जो है आपकी कितनी आएगी यहाँ से, एनर्जी कितनी आएगी, यहाँ पे सारे पैरामीटर्स आपके पास हैं, फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिया है, तो जस्ट वैल्यू पुट करके बताओ मेरे पास एनर्जी कितनी आएगी। और एनर्जी हमें अर्ग में निकालनी है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, एनर्जी किस में निकालनी है, यहाँ पे अर्ग में निकालनी है, तो ये भी चीज़ें ध्यान रखना। चलिए बताइए कितनी एनर्जी बनेगी यहाँ से। हाँ जी, देखिए एनर्जी की अगर बात करते हैं यहाँ से यू क्या आ जाएगा आपका, ये बनेगा U बनेगा Q², Q की वैल्यू पुट करो कितनी है, 40 इंटू 10⁻⁻⁶ होल स्क्वायर बाय 2। C कितना है आपका, 10 इंटू 10⁻⁻⁶ फैरड, यही है। ठीक है, ये अगर है वैल्यू, यहाँ पे स्क्वायर ओपन करो, इसका कितने आ जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 00 इंटू 10⁻⁻12 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, जब भी इसको सोल्व करेंगे तो 0 से 0 गया, 2 से इसको काटेंगे 8, ये हो जाएगा 80 बचा यहाँ से, और यहाँ से बचेगा 10⁻⁻6। ये क्या आई है अपने पास, एनर्जी, एंड एनर्जी आई है SI यूनिट के अंदर, क्योंकि हम SI यूज कर रहे थे दोनों की। SI में ये आई है, तो मैंने यहाँ पे एक रिलेशन पूछा था आपको, SI में और CGS में क्या रिलेशन होता है। तो अगर रिलेशन की बात करते हैं तो रिलेशन होता है आपका 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग, क्या होता है 10⁻7 अर्ग। ठीक है, ये कितना है 7, ओके। 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 जूल होता है, अर्ग होता है। ठीक है, तो अगर 1 जूल में इतने अर्ग हैं तो इतने जूल में मल्टीप्लाई कर देंगे हम 10⁻7 से। ठीक है, तो जस्ट हमारे पास एनर्जी बनेगी दैट इज 80 इंटू 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻7। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 80, और यहाँ से क्या बचेगा, एक 10 की पावर बचेगी 10, और एनर्जी की यूनिट आ गई जी इसमें अर्ग में, तो हम लिख सकते हैं 800 अर्ग। क्या लिखा जा सकता है इसको, 800 अर्ग। ठीक है, दैट इज़ योर ऑप्शन, कौन सा यहाँ पे मैच कर रहा है, दैट इज। ठीक है, ये भी हो सकता था, लेकिन अगर ये होता तो हम कहते कि ये इसमें आ रहा है जूल में,
लेकिन उन्होंने किस में पूछा था, अर्ग में पूछा था, दैट्स वाई आवर ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। बी आपका क्या रहेगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है जी, चलिए नोट करिए क्वेश्चन को। ये रिलेशन बेसिकली आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है, बाकी जो चीज़ें हैं मैनेज। ठीक है, ठीक है, बात आई समझ में सभी को? ओके जी, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 36। व्हेन ए लैम्प इज कनेक्टेड इन सीरीज विद कैपेसिटर, जब हम एक लैम्प को एक कैपेसिटर के साथ कनेक्ट करते हैं सीरीज में, तो क्या होगा? लैम्प विल ग्लो, लैम्प विल ब्रस्ट आउट, या लैम्प विल ग्लो नॉर्मली, या फिर नन ऑफ दीज। क्या यहाँ पे आपका ऑप्शन रहेगा? आंसर दो मुझे, क्या आपका ऑप्शन रहेगा यहाँ पे? आंसर दिस क्वेश्चन, आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का। क्या यहाँ पे होगा अगर हम एक कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं एक लैंप के साथ, एक यहाँ पे बल्ब के साथ आप कह सकते हो, तो क्या यहाँ पे ऑप्शन होगा? क्या वो ऑन रहेगा, नॉर्मली ऑन ग्लो करेगा, या फिर वो ग्लो ही नहीं करेगा, या फिर वो ब्रस्ट आउट हो जाएगा? क्या होगा? देखिए यहाँ पे सीन क्या बन रहा है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे हम पावर सप्लाई दे रहे हैं, यहाँ पे क्या है अपनी पावर सप्लाई है, ठीक है जी। यहाँ पे कैपेसिटर लगाया गया, कैपेसिटर का सिंबल ये होता है, और यहाँ पे एक लैंप लगाया गया, ठीक है, इस तरीके से। अब हम इस लैंप की बात कर रहे हैं कि ये ग्लो करेगा कि नहीं करेगा, जब तक यहाँ पे बात ना की गई हो। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में अपने पास ये नहीं बताया गया कि यहाँ पे हमने डीसी सप्लाई की है या एसी सप्लाई की है, ये नहीं बताया गया, ठीक है। तो हम जनरली क्या लेते हैं यहाँ पे कि हमने जो सप्लाई किया है यहाँ पे वो क्या है, डीसी है, ठीक है। जो करंट हम दे रहे हैं यहाँ पे तो दैट इज डायरेक्ट करंट, क्या होगा वो डायरेक्ट करंट होगा। अच्छा जी, तो होगा क्या यहाँ पे, जब हम डायरेक्ट करंट देंगे ये कैपेसिटर क्या होगा, फुली चार्ज होगा, यानी कि इसका जो रेजिस्टेंस है ना, ये क्या है, पहले तो ये है कैपेसिटर, कैपेसिटर, और इसका जो रेजिस्टेंस है फॉर डीसी, आर फॉर डीसी कितना होता है, ये इनफाइनाइट, कितना होता है, इनफाइनाइट। यानी कि हम यहाँ से कहेंगे व्हेन कैपेसिटर इज fully charged then क्या करेगा, इट ब्लॉक, किसको ब्लॉक करेगा, डीसी। जब हमारा कैपेसिटर पूरा का पूरा चार्ज हो जाएगा, फुली चार्ज हो जाएगा, तब ये डीसी को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा, यानी कि डीसी को पास ही नहीं करेगा, डीसी को पास ही नहीं करेगा। अब एक बात बताओ, यहाँ से सप्लाई दी हमने, करंट आ रहा था, करंट यहाँ तक रहा, आगे करंट गया ही नहीं, तो क्या लैंप ग्लो करेगा? जब तक इसको पोटेंशियल ही नहीं मिला, पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं आया, तो ये ग्लो नहीं करेगा, यानी कि हम कहेंगे नॉट ग्लो। क्या होगा यहाँ पे, ये लैंप ग्लो नहीं करेगा। दैट इज योर ऑप्शन ए, आपका क्या रहेगा, करेक्ट ऑप्शन रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए देखा होगा आपने लैंप में, या फिर जहाँ पे भी हम जिस तरीके से कोई बल्ब की अगर बात करते हैं, कोई लाइट हम ऑन कर रहे हैं, ठीक है, ट्यूब लाइट की बात कर रही हूँ, तो वहाँ पे हम कैपेसिटर का यूज़ नहीं करते, क्योंकि चार्ज जो कैपेसिटर है वो क्या है, एक चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है, और जैसे ही हम चार्ज देंगे वो पहले खुद चार्ज होगा, खुद को क्या करेगा, वो चार्ज होगा, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर होगी। एंड आफ्टर व्हेन द स्विच इज ऑफ, स्विच को जब हम बंद कर देंगे, यानी कि पावर सप्लाई को स्टॉप कर देंगे, देन हमारे पास क्या होगा, कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, कैपेसिटर चार्ज को लॉस करेगा, ठीक है ना। तो इसी वजह से ये जो जितनी अपने पास मशीनरी है ना, रोटेशन मोशन जहाँ पे हो रहा है, भी एकदम से हम ब्रेक वहाँ पे नहीं कर सकते, ठीक है ना। जैसे फैन में है, एकदम से अगर हम ब्रेक लगेगा तो क्या होगा, पंखा टूट के नीचे गिर जाएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू न्यूटन कोई भी बॉडी रोटेशनल मोशन की अगर बात करते हैं तो वो धीरे धीरे क्या है, अपनी पोजीशन को, अपनी जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको चेंज करती है, ठीक है, एकदम से स्टॉप नहीं होगा, ठीक है। अगर एकदम से स्टॉप होता है वहाँ पे क्या होगा, इम्पल्स होगी, यानी कि एक झटका लगेगा, समझ आई, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक? ओके जी, तो आपका ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पे, ए ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा, और ये दोनों चीज़ें यहाँ से नोट करोगी। और एक बात, अगर यहाँ पे एसी गिवन होता तो एसी के केस में ये ग्लो करता कि नहीं करता, वो मुझे आप कमेंट में बताओगे, ठीक है। अगर हम एसी सप्लाई देते तो क्या ये चीज़ ग्लो करती, क्या ये जो लैंप है ये ग्लो करता, ठीक है। पहले वाले क्वेश्चन भी जो है आप लोगों ने बताए नहीं है अभी तक कमेंट में, तो अपना जो भी क्वेश्चन आपका मतलब है दिमाग में कि भी इसका ये आंसर हो सकता है, ट्राई किया करो उसको, ठीक है ना। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 37। 37 क्वेश्चन आपके पास कह रहा है
If a dielectric substance is introduced between the plate of a charged air gap capacitor, the energy of the capacitor will be, एनर्जी ऑफ स्टोरिंग एनर्जी की बेसिकली बात कर रहे हैं। वो जो एनर्जी स्टोर है वो क्या होगा जब हम एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस करते हैं। देखिए होता क्या है, ये मेरे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, इसके बीच में यहाँ पे क्या है डी डिस्टेंस, और यहाँ पे हमने एयर डाला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये है चार्ज्ड इन प्लेट्स के ऊपर, ठीक है जी। यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज, राइट। चलिए, तो अब हमने क्या किया, इसके अंदर हमने एयर की जगह पे एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस कर दिया। क्या कर दिया, एक स्लैब को इंट्रोड्यूस कर दिया। अब डाइलेक्ट्रिक का मीनिंग यहाँ से क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, डाइलेक्ट्रिक बेसिकली इंसुलेटर्स होते हैं। डाइलेक्ट्रिक्स आर द इंसुलेटर बेसिकली। डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस जब हम इसके अंदर डालेंगे तो उसका क्या होगा, एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा। क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, एंड दैट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज वी कैन से के। क्या है हमारे पास, के है। तो जब हम के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का एक डाइलेक्ट्रिक इसके अंदर ऐड कर देंगे तो इसका जो कैपेसिटेंस है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि एक रिलेशन होता है कि सी डैश चेंज जो हुआ कैपेसिटेंस में दैट इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ सी नोट। ये क्या है, सी नोट क्या है आपका, कैपेसिटेंस इन एयर, कैपेसिटेंस विद एयर गैप कैपेसिटी, ठीक है। जब हमने एयर डाला हुआ था तो एयर का क्या हो गया, ये मल्टीप्लाई हो गया किसने टाइम से, के टाइम्स इंक्रीज कर गया कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस इंक्रीज करवाने के लिए हम तो उसमें इंट्रोड्यूस करते हैं ना वो डाइलेक्ट्रिक स्लैब, आपने पता भी है उसमें चेंज हो जाता है, ठीक है। तो एक्सप्रेशन भी निकालते हैं इसका, ये रिलेशन रहता है दोनों के बीच। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम बात करनी है किसकी, एनर्जी स्टोर, किसकी बात करनी है, एनर्जी स्टोर की। तो एनर्जी स्टोर के लिए हम यहाँ पे एनर्जी देखते हैं, कितना फॉर्मूला आता है इसका, क्यू स्क्वायर बाई 2c। फॉर्मूला क्या होता है एनर्जी स्टोर का, दैट इज क्यू स्क्वायर बाई 2c। यहाँ पे सी डैश आएगा जब हम इसको इंट्रोड्यूस करवा देंगे, सी डैश इज ग्रेटर देन और लेस देन सी नॉट, सी डैश इज ग्रेटर देन सी नॉट। क्या होगा यहाँ पे, सी डैश जो है ग्रेटर होगा किससे, सी नॉट से, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये वैल्यू पुट करेंगे, अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है कि हमारा जो कैपेसिटेंस है पहले कम था फिर बाद में इंक्रीज कर गया। एनर्जी क्या होगी, एनर्जी इसकी अपोजिट होगी, एनर्जी जो है पहले ज़्यादा थी लेकिन बाद में एनर्जी कम हो गई। एनर्जी क्या होगी, कम होगी, दैट इज डिक्रीज करेगी, क्योंकि नीचे जब हम बड़ी वैल्यू रखेंगे तो ऑब्वियसली ये ओवरऑल क्या आएगी, लेस आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी आपकी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, राइट। एनर्जी क्या करेगी आपकी, डिक्रीज करेगी। आई समझ में बात, ठीक है। एनर्जी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये नोट करिए यहाँ से, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, द कंडेंसर नहीं कैपेसिटर, क्या आएगा यहाँ पे, capacitor of capacity C1 and C2 are connected in parallel, then the equivalent capacitor will be। अगर हम दो कैपेसिटर हैं अपने पास C1 और C2 कैपेसिटी के, उनको अगर हम पैरेलल में यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं तो उनका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो कितना आएगा, 1 सेकेंड का भी क्वेश्चन नहीं है, आंसर ये आ जाएगा अगर आपने थ्योरी में पढ़ा हुआ अच्छे से, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे थोड़ा और इसका पैरेलल वाला देखें तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन जब हम करते हैं तो यहाँ पे क्या चीज़ कांस्टेंट रहती है मेरी, वोल्टेज या करंट। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या चीज़ कांस्टेंट रहती है, कांस्टेंट मीन्स सेम रहती है, सभी अप्लाइंसेस को सेम मिलती है, ठीक है। तो वो क्या होगी, वोल्टेज। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वोल्टेज हमारी क्या रहती है, सेम रहती है, वोल्टेज क्या रहेगी, सेम रहेगी, यानी कि हर एक अप्लाइंस को वोल्टेज आपकी सेम मिलेगी, बराबर मिलेगी। इसीलिए हमारे पास जो डोमेस्टिक सर्किट है
डोमेस्टिक यानी कि जो हाउस होल्ड, जो हम घरों में सर्किट बनाते हैं, वो किस कॉम्बिनेशन में होता है, हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ताकि हर एक अप्लायंस को सेम वोल्टेज मिले। ठीक है, तो हमारा जो डोमेस्टिक सर्किट है वो भी किस पे बेस्ड होता है, इसी पे बेस्ड होता है। ठीक है, डोमेस्टिक सर्किट। अच्छा जी, वोल्टेज अगर सेम होगी तो यहाँ पे जो सी पैरेलल है वो कितने किसके बराबर आ जाएगा, C1 प्लस C2 आ जाएगा, C1 प्लस C2। ठीक है, इसका एक्सप्रेशन यहाँ पे करने की अपने को ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, अगर किसी को रिक्वायरमेंट है एक्सप्रेशन की तो वो भी यहाँ पे हम कर सकते हैं। तो टेल मी, अगर ज़रूरत है तो करेंगे, अदरवाइज वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ से एक फॉर्मूला आप ध्यान रखना, दैट इज Q इज इक्वल टू C। इस फॉर्मूले से हम यहाँ पे निकालते हैं। ठीक है, वहाँ पे चार्ज जो है सेम आपका सेम नहीं रहेगा, बदलता रहेगा। वोल्टेज आपकी क्या रहेगी, सेम रहेगी, तो उनको इक्विवेलेंट करके यहाँ पे हम आंसर देते हैं। ठीक है, चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके जी, क्वेश्चन कह रहा है कि 4 कैपेसिटर है मेरे पास ऑफ इक्वल कैपेसिटेंस हैव एन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C1 when they are connected in series and equivalence capacitance is C2 when they are connected in parallel. What is the ratio of the C1 C2? दैट इज, ये हमसे क्या पूछ रहा है, रिलेशन पूछ रहा है, डायरेक्ट रेशियो पूछ रहा है सीरीज कॉम्बिनेशन का और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज इक्विवेलेंट क्या है, सीरीज इक्विवेलेंट है C1, और पैरेलल इक्विवेलेंट क्या है, क्या है ये इक्विवेलेंट, बेसिकली कैपेसिटर। ठीक है, ये है C2। तो हमें बताना है यहाँ से C1 रेशो C2 कितना, C1 रेशो C2 कितना आएगा। क्या है, हमारे पास 4 कैपेसिटर हैं जिनकी जो कैपेसिटी है वो इक्वल है, यानी कि C हम मान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको सीरीज में कनेक्ट करो। हमारे पास 4 कैपेसिटर हैं, 4 कैपेसिटर ऑफ सेम कैपेसिटी C। तो सीरीज में अगर देखते हैं, इन सीरीज किस तरीके से कनेक्ट होते हैं कैपेसिटर, 1/CS 1/C1, 4 हैं तो 1/C2 C3। ठीक है, इस तरीके से कनेक्ट होंगे। तो यहाँ पे जब हम इन सबको जोड़ेंगे तो C LCM है, ऊपर कितना बचेगा 4। दिस इज द वैल्यू ऑफ 1/CS नॉट CS। तो CS कितना आएगा अपना, C/4, एंड दैट CS इज नोन एज द C1। ये CS अपना क्या है, C1 है, राइट। ठीक है, फिर हमें किस में करने हैं, पैरेलल में करने हैं। तो पैरेलल में तो बहुत ईजी है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा आपके पास, CP इज इक्वल टू C, डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएंगे, दैट इज इक्वल टू 4C। एंड इस पैरेलल को हम क्या बोल रहे हैं, C2 बोल रहे हैं। तो C1 रेशियो C2 कितना आ जाएगा, यहाँ से C1 कितना आ रहा है, C/4, ये कितना आ रहा है 4C, C से C कैंसिल, 1/, कितना बनेगा ये 1/16, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 1/16। अच्छा, 1/16 की फॉर्म में ही है, तो आपका ऑप्शन यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ये ऑप्शन बी जो है आपका क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। ऑप्शन बी आपका क्या रहेगा यहाँ पे, करेक्ट ऑप्शन रहेगा। समझ में आई बात। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन वाले भी जो है आपको अच्छे से आने चाहिए। ठीक है ना, क्लियर है सभी को, बताइए यहाँ से क्लियर है या नहीं है, सभी को क्वेश्चन क्लियर है या नहीं है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नोट कर लिया ये सभी ने, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, 3 कैपेसिटर, 3 क्या है अपने पास, कैपेसिटर है जिनका कैपेसिटेंस है 3 माइक्रो फैरड, 9 microfarad and 18 microfarad are connected once in series and another time in parallel। द रेशियो हमें बताना है सीरीज और पैरेलल का। क्या ये लास्ट क्वेश्चन जैसा ही नहीं है, आप लोग करो। वहाँ पे क्या था, कैपेसिटेंस इक्वल था, यहाँ पे कैपेसिटेंस क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। तो यहाँ पे मैं नोट कर दे रही हूँ कि C1 जो है आपका वो कितना है 3 माइक्रोफैरड, C2 कितना है 9 माइक्रोफैरड,
एंड योर C3 इज 18 माइक्रो। तो यहाँ से CS निकालो, CP निकालो, और दोनों का रेशियो जो आएगा वो मुझे बताओ क्या आएगा। करो सोल्व इसको, सोल्व करिए क्वेश्चन को। हाँ जी, आ गया रेशियो जो है दोनों का। देखिए सीरीज में अगर इसको कनेक्ट करते हैं तो 1/CS आपका क्या बनेगा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, दैट इज 1/C1 1/3 माइक्रोफैराड ही रहेगा, 1/9 1/18। तो यहाँ पे एलसीएम देखोगे तो कितना आ रहा है 18, यहाँ पे करेंगे तो 6 + 2 + 1 यही आएगा। ठीक है, 18 एलसीएम आया आपका, यहाँ से कितना आ जा रहा है ये 9, दैट इज इक्वल टू 1/2। कितना आ गया 1/2। तो CS की वैल्यू कितनी आई यहाँ से 2 आई या नहीं आई, 1/CS इज इक्वल टू 1/2, दैट इज C जो है अपना क्या आ गया 2 आ गया। CP अगर निकालेंगे यहाँ से CP कितना आ जाएगा 3 + 9 + 8 यही आएगा, 3 + 9 + 8। ठीक है, ओके। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो कितना हो जाएगा ये 20, कितना होगा 20। ठीक है, तो CS/CP कितना आ गया, S कितना आ रहा है 2 और ये कितना आ रहा है 20। ऑप्शन ही मैच नहीं कर रहा अपना तो, 3 9 और 18 था। वंस इन सीरीज में अगर कनेक्ट करेंगे 1/3 1/9 18 एलसीएम आया, यहाँ पे जाएगा 6 2 1। आपका क्या आ रहा है आंसर, आप लोगों का आंसर क्या आ रहा है, आंसर तो आ रहा है जी 1/10, 1:10 में जा रहा है ये। ठीक है, 1:10 में जाएगा। तो चेंज कर लेते हैं हम ऑप्शन को, ये किस में जाएगा 1:10 में। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो है C क्या रहेगा, राइट रहेगा। ठीक है ना, आपका C ऑप्शन जो है यहाँ से क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। आया सभी का, चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41, ए सर्कल ऑफ रेडियस R इज ड्रॉन विद ए चार्ज +Q एट द सेंटर। एक हमारे पास क्या है +Q सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है, इसके अराउंड एक सर्कल हमने ड्रॉ कर दिया। एट द सेंटर ए चार्ज Q0 इज ब्रोट फ्रॉम द पॉइंट B to C। फिगर यहाँ पे नहीं गिवन है, चलिए तो A यहाँ पे है, पॉइंट B यहाँ पे है और C पॉइंट यहाँ, कुछ इस तरीके की फिगर इसकी बनेगी। ये क्या कह रहा है, एक चार्ज Q0 है, हमने जो B से लेके C तक हम लेके गए हैं, Q0 चार्ज को यहाँ से यहाँ लेके गए हैं। ये कह रहा है कि वर्क डन कितना हमें करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ लेके जाने में वर्क डन कितना करना पड़ेगा, क्या आएगा आंसर, वर्क डन कितना करोगे। हाँ जी, वर्क डन कितना करना पड़ेगा बताना। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इस एक चार्ज सरफेस के अराउंड, ये हमने ये जो बनाया है ये चक्कर, मतलब ये जो सर्कल यहाँ पे बनाया है, ये बिहेव करेगा एज ए
इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसकी तरह बिहेव करेगा ये, एज ए इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह बिहेव करेगा। तो अगर हम इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर देखें तो वहाँ पे पोटेंशियल चेंज कितना होगा, 0। पोटेंशियल चेंज कितना होगा, यहाँ से मान लो एक शीट हम लेते हैं, यहाँ पे फ्लैट यूनिफॉर्म जो है एक अपने पास एरिया होता है, और जहाँ पे अगर सेम पोटेंशियल है तो इस एक पॉइंट को मैंने यहाँ पे मान लो एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से लेके जाना है, इस पॉइंट तक लेके जाना है, तो मैं यहाँ पे कितना भी घुमाती रहूँ, यहाँ पे पोटेंशियल में कोई भी चेंज नहीं आएगा, पोटेंशियल में कोई भी चेंज नहीं आएगा। अगर पोटेंशियल में चेंज नहीं आ रहा तो एक बात हमें पता है, जो V होता है दैट इज इक्वल टू W/Q0। Q0 इज द टेस्ट चार्ज पार्टिकल विच इज ब्रिंग, ठीक है, जो हम उसके पास लेके आते हैं, और W क्या है, वर्क डन, V क्या है, पोटेंशियल चेंज। तो यहाँ पे अगर पोटेंशियल चेंज की बात करते हैं तो W जो आएगा, W किसके इक्वल आएगा, W इज इक्वल टू डेल्टा V इंटू Q0, चेंज इन पोटेंशियल इंटू चार्ज, चेंज इन पोटेंशियल इज व्हाट, 0। तो ऑल ओवर जो वर्क डन है वो कितना होगा, 0। या आप डायरेक्ट भी इसको याद रख सकते हो कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर जो है वर्क डन कितना होता है, हमेशा 0 होता है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट रहेगा, दैट इज योर ऑप्शन डी। डी आपका ऑप्शन जो है करेक्ट रहेगा, ठीक है जी, क्लियर। चलिए, तो आज की हम जो है क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसके हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना पढ़ते रहें एंड प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है जी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, टाटा बाय बाय।